आज का हमारा नया टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। चलिए समझते हैं कि सेल साइकिल है क्या, क्यों इसे पढ़ना है और सेल का डिवीजन कैसे होगा। सबसे पहला जो भी सेल है, जैसा मैंने आपको बताया था, रडॉल्फ वर्को ने बताया, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ओमनी सेलुलर, ई सेलुलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि एक सेल है एंड इट विल गिव राइज टू अ न्यू सेल दैट आर कॉल्ड डॉटर सेल्स। डॉटर सेल्स जो बनेंगे उनके पास भी सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होने चाहिए। क्रोमोसोम्स के बारे में एक चैप्टर मैं अलग से बनाऊंगी, फिलहाल मैं जो ज़रूरी है सिर्फ वो बताकर निकल रही हूँ। ओके, तो ये जो क्रोमोसोम्स है इनके पास भी सेम होना चाहिए एक्सेप्ट द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स में सेल के नंबर्स हाफ हो जाते हैं, दैट इज ये हैप्लॉइड हो जाते हैं। और जर्म सेल्स के अलावा जो भी हमारा सोमैटिक सेल्स होता है, हमारे हाथ पैर नाक मुंह आँख जितने भी सेल्स हैं उनमें हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं, दैट इज दे आर डिप्लॉइड। सो अब इनको डिवीजन करना है। एक सेल जब बना, जब फर्टिलाइजेशन हुआ, एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, अब इन्हें डिवाइड होकर दो सेल्स बनाने हैं। अब इन दोनों सेल्स में भी अगर इनके पास 2n क्रोमोसोम्स थे तो 2n क्रोमोसोम्स होना चाहिए इनके पास भी। इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया थे तो इनके पास भी माइटोकॉन्ड्रिया होना चाहिए। भाई इनको भी तो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, और वो एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म कराएगा? माइटोकॉन्ड्रिया कराएगा। अब इनके पास चलो न्यूक्लियस है तो इन्होंने क्रोमोसोम्स तो बना लिया, माइटोकॉन्ड्रिया है तो इनको एनर्जी भी मिल रही है, बट प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, प्रोटीन को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना, ये सारा काम किनका होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus इनका होता है। तो वो भी इन्हें चाहिए ना। ऐसा थोड़ी है कि मदर सेल्स के पास है और डॉटर सेल्स के पास ना हो तो काम चल जाएगा, वैसा तो नहीं होता है। जो सारे ऑर्गेनेल्स, जो मटेरियल्स इसके अंदर हैं, इन दोनों सेल्स में भी उतने ही होने चाहिए। अब ये कैसे होगा? तो इनको बहुत ही केयरफुली डिवाइड किया जाता है और इनका डिवीजन का प्रोसेस होता है जिसे हम लोग कहते हैं सेल डिवीजन। ठीक है, अभी आपको यहाँ पे एक एनिमल सेल दिख रहा है। देखिए ये एक सेल है, जब इसका डिवीजन का टाइम आया है तो ये यहाँ पे न्यूक्लियस डबल हो गए हैं, इसके दो न्यूक्लियस, और बीच से एक फरो बन गया है, मतलब एक थ्रेड लाइक यहाँ पे स्ट्रक्चर अपेयर हो जाएगा जो इनको हाफ हाफ में बांट देगा। अब इनको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्यों चाहिए? क्योंकि इनके अंदर का जो भी मटेरियल है ना वो कहीं बाहर ना गिर जाए। जैसे अगर हम लोग इसको नाइफ से कट करने की कोशिश करेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ से लीक हो सकता है। जो साइटोप्लाज्म है, पता चला साइटोप्लाज्म ही निकल गया। अब क्या होगा? जब साइटोप्लाज्म निकल गया तो क्या ये ऑर्गेनेल्स रह पाएंगे? नहीं, ये भी खराब हो जाएंगे। यानी कि ये हमारा सेल डिवाइड नहीं करेगा और ये पहले ही मर जाएंगे। तो इनको बहुत केयरफुली डिवाइड करना होता है और इन प्रोसेस में जो भी स्टेप्स होते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब देखिए क्या होता है ना कि हमारे घर में है सिबलिंग्स। भैया के पास आया एक लड्डू, मेहमान देकर गए थे। अब मम्मी ने दे दिया भैया को कि तुम लोग हाफ हाफ करके खा लो। अब भैया करेगा यहाँ से हाफ हाफ। अब इसके पास अगर थोड़ा ज़्यादा है तो मैं तो बोलूँगी कि मुझे ये चाहिए, भैया बोलेगा मुझे ये चाहिए। अब दोनों में हो जाएगी फाइटिंग। तो इस फाइटिंग को रोकने के लिए मम्मी आएगी, इसमें से थोड़ा निकाल कर इसमें डाल देगी और दोनों को इक्वल इक्वल हाफ में बांट देगी। बिल्कुल इक्वल होना चाहिए, थोड़ा भी ज़्यादा और कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो सिबलिंग्स है भैया, हम तो झगड़ा ही करेंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा भैया को मिल गया या थोड़ा ज़्यादा मुझे मिल गया तो भैया अब गुस्सा करेगा। इसलिए बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में इनको डिवाइड होना है।
वैसे ही प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स में भी होता है, जो भी ऑर्गेनेल्स हैं बिल्कुल हाफ हाफ डिवाइड हो जाते हैं। ओके, अब इसे डिस्कवर किसने किया था? तो सेल साइकिल को डिस्कवर किया था हॉवर्ड एंड पेल्क ने। कब किया था? 1953। दिस इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, जस्ट एक ओवरव्यू है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होंगे? पहला तो इनमें डुप्लीकेशन होगा। जाहिर है कि जो भी मटेरियल्स है वो डबल हो जाएंगे, तभी तो वो डिवीजन होंगे, तो दोनों में आ पाएंगे ना सारे मटेरियल्स। नेक्स्ट क्या होगा? सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल कॉन्स्टिट्यूएंट, ऑर्गेनेल्स का सिंथेसिस होगा। उसके बाद ऑर्गेनेल्स चलो बन गए, जब ऑर्गेनेल्स बन गए, जेनेटिक मटेरियल डबल हो गया है, यहाँ से इनका जेनेटिक मटेरियल मान लीजिए कि ऐसा डबल हो चुका है। ठीक है, साइज देख रहे हैं आप कि ये डबल हो चुका है। और अब इनके अंदर के जो ऑर्गेनेल्स थे, एक माइटोकॉन्ड्रिया था तो मान लीजिए 2 माइटोकॉन्ड्रिया हो गए। यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक थे, तो यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी 2 हो रखे हैं, यानी ऑर्गेनेल्स भी न्यू बन चुके हैं। अब इनका देखिए, ऑर्गेनेल्स जब न्यू बन गए तो क्या यहाँ पे इतना स्पेस होगा कि ये इसी साइज में एडजस्ट होकर के रहे? नहीं, तो इनका क्या होगा? अब सेल का ग्रोथ होगा, ये सेल ग्रो करने लगेंगे। अब ये डिवाइड हो जाएंगे 2 डॉटर सेल्स में, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएंगे। इनके पास भी अपना न्यूक्लियस होगा और ये डिवाइड हो जाएंगे। अब जो ये सेल डिवीजन होता है ना, 2 तरीके का होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो, एक होता है माइटोसिस, नेक्स्ट होता है आपका मियोसिस। मियोसिस, ओके। माइटोसिस जो होता है वो सोमैटिक सेल्स में होते हैं, और ये होते हैं हमारे जर्म सेल्स में, यानी सेक्स सेल्स में। और सेक्स सेल्स को छोड़कर बॉडी का कोई भी पार्ट जो होता है वो सोमैटिक सेल होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आप, एक मदर सेल है, इनका सेल डिवीजन हो रहा है, तो ये 2 डॉटर सेल्स में बन जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि सेल साइकिल के फेजेस क्या क्या होते हैं, क्या क्या होगा इनके पास जब ये डिवाइड करेंगे। तो 2 फेज मेनली होते हैं। पहला होता है इनका इंटरफेज, दूसरा होता है डिवाइडिंग फेज, जिसे हम लोग माइटोटिक फेज भी कहते हैं। माइटोटिक फेज कहते हैं सॉरी, ये जो फर्स्ट फेज है इसे हम लोग ना प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। अब आपके घर में दीदी है, दीदी ने अच्छी खासी पढ़ाई कर ली, उनकी एज हो गई है शादी की, तो उनका रिश्ता लग गया। ठीक है, रिश्ता लग गया और शादी का डेट फिक्स हो गया है 1 जून को। अभी है नवंबर, जून में है शादी, तो क्या अभी आप रिलैक्स रहोगे? नहीं, अभी से आप लोग जंप करना स्टार्ट कर दोगे। ये दीदी की शादी है, दीदी की शादी है, ये करना है, वो करना है, बहुत सारे काम है, मुझे ये ड्रेसेस बनवाने हैं, मुझे ये बनवाना है, मैचिंग इयररिंग्स चाहिए, शूज चाहिए, सब सारा कुछ प्रिपरेशन करना आप लोग अभी से स्टार्ट कर दोगे। आपके पास काफी टाइम है, लेकिन अभी आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दोगे। और मैरिज क्या होता है? 1 डे इवेंट होता है, लेकिन उसके लिए आप प्रिपरेशन कब से कर रहे हो? बहुत पहले से कर रहे हो। तो ऐसा ही सेल साइकिल में भी होता है। ये जो इंटरफेज है इसे हम लोग प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। ये नियरली 95% सेल डिवीजन का ले लेता है। इसमें क्या होता है? प्रिपरेशंस होते हैं। क्या क्या प्रिपरेशंस होते हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे। इसके बेसिकली कौन कौन से फेज है? G1 फेज है, G0 है, S फेज है और G2 फेज है। जैसे कि हमारे में होते हैं ना कि अभी मान लो शादी 1 जून को है, अभी नवंबर है, तो चलो 2 महीने बाद हम लोग इंगेजमेंट कर लेते हैं। इंगेजमेंट हो गया, उसके बाद फिर हम लोग जो भी है घूमने फिरने का, प्री वेडिंग फोटो शूट वगैरह अभी क्या क्या चलता है वो सब कर लेंगे। फिर जो बेसिक जब आने वाला रहेगा ना, जब शादी का इवेंट होने वाला होता है, तो उस टाइम पे हल्दी मेहंदी संगीत ये वो सारा प्रोग्राम, तो ये डिवाइडिंग फेज यानी माइटोटिक फेज में आ जाएगा। लेकिन जो ये प्री वेडिंग फेजेस होते हैं ना, वो सारे हमारे यहाँ इंटर फेज में, यानी G1 फेज, G0 फेज, S फेज, G2 फेज।
ठीक है। और जो वेडिंग के टाइम के जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो इनका माइटोटिक फेज होता है, जैसे कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ओके। ओके, आपको समझ में आया हो। चलिए तो हम लोग मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको मैं दिखा रही हूँ कि ये सारे फेजेस किस तरीके से एक साइकिल में दिखते हैं। यहाँ पे आपका जीवन फेज है, ठीक है। जीवन फेज से ये एस फेज में मूव करेगा, सिंथेसिस फेज। यहाँ पे डीएनए जो होते हैं वो डबल होने लगते हैं और ये सिंथेसाइज करते हैं, ये सिंथेसिस फेज है। फिर आपका यहाँ पे G2 फेज आ जाएगा, G2। ओके। और G2 के बाद एम फेज। एम फेज आप देख रहे हो कितना छोटा सा है, लगभग 5% होता है ये सेल साइकिल का। और उसके बाद आपके आ जाते हैं जीवन फेज। यहाँ पे जो है ना, जीवन फेज में आकर कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो यहीं पे आकर अरेस्ट हो जाते हैं, रुक जाते हैं। अब क्या हो गया कि दीदी की शादी तो फिक्स हो गई, लेकिन जीजा जी को जॉब की वजह से कहीं जाना पड़ रहा है, तो आपको शादी का डेट ना पोस्टपोन करना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सारे प्रिपरेशंस आपके यहीं की यहीं रुक जाएंगी। जब प्रिपरेशंस रुक गई तो ये चले जाएंगे G0 फेज में। आगे के कोई भी प्रोसेस यहाँ पे होने नहीं है, G0 फेज में जाकर इनको रुक जाना है, यानी क्वेश्चन फेज में हो जाते हैं और ये अरेस्ट होकर यहीं पे रहेंगे। जब जीजा जी को वहां से नोटिस आ जाएगा कि हाँ आपको अब छुट्टी मिल रही है, तो आप लोग यहाँ से फिर जो सारा प्रिपरेशन था वो सब कुछ स्टार्ट करेंगे और शादी वादी हो जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि जीजा जी ने मना कर दिया कि मैं तो शादी ही नहीं करूंगा भैया, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, या मुझे तो कोई और लड़की पसंद है, मेरी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तो अब क्या करेंगे, अब तो दीदी आपकी बोलेगी कि ये तो बंदा गर्लफ्रेंड घुमा रहा है, मैं इससे शादी नहीं करूंगी। दीदी ने कर दिया इनकार। अब क्या होगा कि यहाँ पे आपने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन से स्टार्ट करी थी, तो बस ये प्रिपरेशन तक यहीं पे रुक जाएगा और ये वेडिंग कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं पाएगी, यानी ये G0 फेज में अरेस्ट होकर के रह जाएंगे। और ऐसा कहाँ देखने को मिलता है, हमारे हार्ट सेल्स में। हार्ट के जो सेल्स है वो इसी फेज में अरेस्ट होकर के रहते हैं, G0 फेज में। और न्यूरॉन्स के सेल्स, अब जो ये हमारे लीवर के सेल्स है ना, वो भी G0 फेज में अरेस्ट होकर रहते हैं। लेकिन जैसे ही इनको नोटिस मिलेगा ना, ये वापस से अपना G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ये साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, होप कि आपको यहाँ तक बिल्कुल भी क्लियर हो गया हो। नाउ लेट्स मूव ऑन। पहला फेज जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे वो है इंटरफेज। इंटरफेज के बारे में बात कर रहे थे, जिसे हम लोग फेज 1 भी कहते हैं। ये लॉन्गेस्ट पार्ट है, जिसे मैंने आपको बताया कि 95% लगभग साइकिल का यही कवर कर लेता है। ये प्रिपरेटरी फेज है, सारा प्रिपरेशन तो यहीं पे होना है, बाकी शादी तो 1 डे इवेंट है। वैसे ही माइटोसिस भी ना बहुत छोटा सा इवेंट है, लेकिन मेन काम किसका है, इंटरमाइटोसिस यानी इंटरफेज का। इसे हम लोग प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। और इसमें साइटोजेनिक एक्टिविटीज होते हैं। साइटोजेनिक एक्टिविटीज क्या होंगी कि इस सेल के अंदर सबसे पहले जो क्रोमोसोम्स हैं वो लूज होने स्टार्ट हो जाएंगे। ये न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स है उनको खुलना है, क्योंकि उनको डबल होना है, इसलिए ये लूज होने लगेंगे। ये टाइटली पैक्ड होते हैं, अब ये जैसे ही इंटरफेज में आए ये लूज होने लगेंगे और ये आ जाएंगे अब G1 फेज में। जैसे ही ये G1 फेज यानी गैप 1 फेज या पोस्ट माइटोटिक फेज कहते हैं, यानी पहला जो माइटोटिक फेज जैसे ही कंप्लीट हुआ वैसे ही G1 फेज स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए इसे हम लोग पोस्ट, पोस्ट का मतलब क्या होता है, बाद। जैसे ही एक माइटोटिक फेज कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर कौन सा फेज स्टार्ट हो जाएगा, G1 फेज। इसीलिए इसे हम लोग पोस्ट माइटोटिक फेज भी कहते हैं। और इसमें क्या होगा, प्राइमरी ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है कि सेल ने डिवाइड करना है तो इसमें ग्रोथ होना लाजमी है। ग्रोथ होने लगेंगे और ग्रोथ होंगे तो इनको क्या चाहिए, इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए। न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी तो ये ग्रो करेंगे, तो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, ये एनवायरनमेंट से न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। और क्या यहाँ पे डीएनए में कोई चेंज होगा, नहीं भैया, अभी तो इन्होंने डीएनए न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया है एनवायरनमेंट से, अभी डीएनए में कोई काम ये लोग नहीं करेंगे। बोलेंगे डीएनए बेटा तू थोड़ा रेस्ट कर ले, हम लोग थोड़ा खाना पीना खा कर आते हैं। ये लोग गए खाना पीना खाने, खाना पीना खाकर अब ये लोग आ गए हैं। अब इनका काम क्या होगा, क्या काम करेंगे, अब खाना पीना खाकर आए हैं, काम तो करना ही पड़ेगा। क्या काम करेंगे बेटा,
ये करेंगे हार्मोन सिंथेसिस का और ग्रोथ करेंगे। ये खाना जो खाकर आए हैं तो ये क्या प्रोवाइड करेंगे, हार्मोन्स प्रोवाइड करेंगे। और खाना खाकर आए हैं तो लिटरली इनका पेट थोड़ा बाहर आ जाएगा और ये ग्रोथ करेंगे। ठीक है, ये मेजर सेल ऑर्गेनेल्स को बनाते हैं, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, लिपिड्स वगैरह ये बनाना स्टार्ट कर देंगे। ये मेजर ऑर्गेनेल्स है जिनकी की जरूरत हमें पड़ने वाली है। अब आते हैं जी नॉट फेज की बात करेंगे, यानी गैप नॉट फेज या क्वेशंट फेज। इस फेज में आकर ये लोग अरेस्ट हो जाते हैं। पहला तो था पोस्ट माइटोटिक पोस्ट माइटोटिक फेज, और इस फेज के बाद हमारा आ रहा था G1 फेज। G1 फेज के बाद आता है G2 फेज। लेकिन अगर इनको G1 फेज में ही अरेस्ट होकर के रह जाना है, G2 में नहीं जाना है, तो ये चले जाते हैं G0 फेज में। अगर ये G0 फेज में चले गए तो फिर ये आगे की सेल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट बिल्कुल नहीं करेंगे। सॉरी, यहाँ पे एस फेज है, यहाँ पे G2 फेज है और यहाँ पे माइटोटिक फेज है। यहाँ पे कोई भी डिवीजन नहीं होता है या सिंथेसिस का काम यहाँ पे नहीं किया जाता है। यहाँ से डिवीजन रुक जाता है। इसे डिस्कवर किसने किया था? लाजथा ने किया था इन द ईयर 1963। नॉट सो इम्पोर्टेंट। ओके, इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज यहाँ पे कंटिन्यू रहती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तो हो ही रही है यहाँ पे, लेकिन ये सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। लेकिन चाहे तो कभी कभी ये सेल साइकिल को कंटिन्यू कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि लीवर सेल्स। अगर जीजू को वहां से छुट्टी मिल गई तो वो अब बोलेंगे कि चलो शादी का डेट फिक्स कर लो, अब शादी कर लेना है। तो यहाँ से सारे प्रिपरेशन आगे से, अरे जीजू आ रही है, चलो चलो प्रिपरेशन से स्टार्ट करो, शादी होगी शादी होगी शादी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे आपके जो है माइटोजेंस और एंजाइम्स रिच कंपोनेंट एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे इनका एग्जांपल्स देखो, मसल सेल्स, नर्व सेल्स जो होते हैं वो G0 फेज में रहते हैं परमानेंटली, लेकिन लीवर सेल्स जो हैं वो रिज्यूम कर सकते हैं अपना साइकिल कभी भी। जैसे ही उन्हें केमिकल का रेस्पॉन्स मिलेगा ये अपने साइकिल को स्टार्ट कर सकते हैं। इसलिए लीवर में कितना भी डैमेज हो जाए इनका रिपेयरिंग बहुत आसानी से हो सकता है ना। नेक्स्ट सिंथेसिस फेज की बात करें, एस फेज। यहाँ पे होगा बेटा डीएनए रेप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ आ जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए। डीएनए को रेप्लिकेट होना है तो इनको चाहिए क्या? डीएनए पॉलीमरेज। और यहाँ पे हिस्टोन, डीएनए पॉलीमरेज जहाँ होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन जहाँ होगा, वहाँ हिस्टोन प्रोटीन होना ही होना है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन का भी फॉर्मेशन होगा। अब क्योंकि डीएनए डबल हो चुके हैं, डीएनए डबल हो चुके हैं, तो इसका मतलब क्या है कि क्रोमोसोम्स भी डबल हो जाएंगे। इस प्रोसेस में क्रोमोसोम्स भी आपके डबल हो जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं गैप 2 फेज की, यानी G2 फेज, जिसे हम लोग प्री माइटोटिक फेज कहते हैं, यानी माइटोसिस से जस्ट पहले वाला फेज, माइटोसिस से पहले। तो इसमें क्या होता है, ये प्रिपेयर करते हैं जीनोमिक सेपरेशन के लिए। ये अब ऑब्वियस सी बात है कि ये जाने वाले हैं माइटोसिस में, यहाँ पे जीन्स का सेपरेशन होगा। सेपरेशन होने के लिए इनका प्रिपरेशन होना जरूरी है, इनको प्रिपेयर होना है। जैसे किसी पेशेंट को ऑपरेशन होना है तो उससे पहले उनको प्रिपेयर होना होगा ना कि अभी चलो ऑपरेशन होने जा रहा है पेशेंट का, तो वैसे ही इनको प्रिपेयर होना होता है जीनोमिक सेपरेशन के लिए। और भी जो मॉलिक्यूल्स जो सिंथेसाइज हो जाएंगे, यहाँ पे क्या क्या हो जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर ऑर्गेनेल्स रेप्लिकेट कर जाएंगे, डबल हो जाएंगे सारे कुछ। क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, क्रोमोसोम्स यहाँ पे कंडेंस हो जाएंगे, क्रोमोसोम्स कंडेंस हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स असेंबल हो जाएंगे टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर। अब देखो इनको ना डिवीजन के लिए चाहिए होता है स्पिंडल फाइबर। अब आप बोलोगे वो क्या होता है, ये एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये क्या है ना कि आपका लड्डू थोड़ी है कि लड्डू को आप बीच से ऐसे तोड़ लो और खा लो। मोतीचूर का लड्डू थोड़ी है ये, मोतीचूर का लड्डू को भी जब हम लोग तोड़ते हैं ना तो कुछ पार्ट्स इधर उधर गिर जाते हैं, और इसमें से अगर एक भी पार्ट इधर उधर गिरा तो बेटा मैं आपको छोड़ूंगी नहीं।
खेल खत्म हो जाता है यहाँ पे सेल का। इसीलिए सारे ऑर्गेनील्स को प्रोटेक्ट करते हुए इन सेल्स को डिवाइड करना है। तो कैसे होगा? तो यहाँ पे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर अपीयर हो जाते हैं जिसे हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पिंडल फाइबर। और यही क्या कराते हैं? ये थ्रेड का काम करते हैं और यहाँ से सेल को डिवाइड कर देते हैं ताकि सारे जो ऑर्गेनील्स है प्रोटेक्टेड रहे और डिवीजन बिल्कुल सक्सेसफुल हो जाए और यहाँ से कोई भी लीकेज ना हो। अब आ जाते हैं हमारे डिवाइडिंग फेज, माइटोटिक फेज यानी कि एम फेज में। ये बेसिक फेज बहुत ही लगभग 5% सेल ड्यूरेशन का होता है सेल साइकिल का, लेकिन सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा यही है। अब इनको डिवाइड किया गया है दो फेजेस में, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम लोग आगे देखेंगे, पहले कैरियोकाइनेसिस को देख लेते हैं। कैरियो का मतलब क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। काइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन। और इसे कॉइन किसने किया था? इस वर्ड को दिया था स्नीडर 1887 में। ये लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज है। यहाँ से न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियस डिवाइड करेंगे, इसलिए इसको बहुत केयरफुली होना होता है। यानी 5% में मोस्ट ऑफ द ड्यूरेशन जो है ना, ये कैरियोकाइनेसिस ही ले लेता है। यानी ऑलमोस्ट 3 to 4% टाइम जो है ये कैरियोकाइनेसिस ले लेता है। साइटोकाइनेसिस तो बड़े आराम से हो जाता है। अब इसको डिवाइड किया गया बहुत सारे पार्ट्स में, जो कि है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रो का मतलब क्या? आगे वाला, है ना। उसके बाद वाले प्रोसेस को कहते हैं मेटाफेज। उसके बाद आता है एना, एनाफेज। और फिर है हमारा टीलो, है ना, टिल्लू आ जाता है हमारा टीलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज के बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा देख लेते हैं साइटोकाइनेसिस को। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा? साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटो यहाँ पे साइटोप्लाज्म को रेफर कर रहा है और इसे दिया था विटमैन ने 1887 में। कैरियोकाइनेसिस भी 1887 और साइटोकाइनेसिस भी 1887। ये देखने को मिलता है एनिमल सेल्स में एक फरो मूव करता है, एक फरो यहाँ से मूव करता है, नाइफ लाइक मान लो कि स्ट्रक्चर होगा और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बिल्कुल सेंटर की तरफ दोनों तरफ से दबा देता है और यहाँ से दबाते 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 ये सेल का डिवीजन हो जाता है। ये प्लांट सेल्स में ना सेल प्लेट बन जाते हैं, प्लेट बन जाते हैं या इन्हें फ्रैग्मोप्लास्ट भी कहते हैं सेंटर पे, है ना। और ये टुवर्ड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ ऊपर की तरफ ये मूव करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ। लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होता है? ये सेंटर की तरफ जाते हैं और फरो बना लेते हैं और इनमें सारे ऑर्गेनेल्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन देखिए, मैंने बताया आपको, एक माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। माइटोसिस कहाँ होगा? सोमैटिक सेल्स में। मियोसिस कहाँ होगा? जर्म सेल्स में। ये देखिए सोमैटिक सेल्स का डिवीजन बिल्कुल इस तरीके से, ये मदर सेल है, ये आपके डॉटर सेल्स हैं, 2 डॉटर सेल्स बन गए हैं। और ये जो मियोसिस होगा तो ये एक जर्मिनाल सेल है, ठीक है। जर्मिनाल सेल का जब डिवीजन होगा तो एक रिडक्शनल डिवीजन होता है, जब ये 2n हो रहे होते हैं तो ये n यानी ये हैप्लॉइड में टूट गया पहले और फिर हैप्लॉइड्स इनका डिवीजन होगा और 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। यानी कि यहाँ मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स बनते हैं और यहाँ मदर सेल से 2 डॉटर सेल्स बनते हैं। माइटोसिस को हम लोग देख रहे हैं, इस वर्ड को दिया था फ्लेमिंग ने। और ये इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन क्या मतलब? ये सोमैटिक सेल्स में होगा। जब ये डिवाइड करेंगे तो 2 सेल्स बनेंगे और इनका नंबर अगर 2n था तो ये भी 2n रहेंगे और ये 2n रहेंगे। क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है, इसीलिए इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल मतलब इक्वल, ऑब्वियस सी बात है। इनके फेजेस क्या होंगे? पहला होगा प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सो लेट्स डिस्कस प्रोफेज, जो कि लार्जेस्ट फेज होता है माइटोसिस में, ठीक है। इसमें क्या होगा? क्रोमोसोम जो है वो शॉर्टन और थिकन हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि शॉर्ट हो रहे हैं एक जगह आकर के, ये छोटे छोटे होने लगते हैं, मोटे मोटे से हो जाते हैं।
जब छोटे हो रहे तो मोटे तो हो ही जाएंगे ना। और उसके बाद क्रोमोसोम्स धीरे 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 एंटैंगल्ड हो जाते हैं और ये बना लेते हैं क्रोमेटिन कंडेंसेशन। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन कंडेंसेशन। क्रोमेटिन कंडेंस हो रहे हैं, मतलब ये थिक हो रहे हैं, कंडेंस होने लगते हैं। यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्रोमेटिन कंडेंसेशन। यहाँ पे क्रोमोसोम कंसिस्ट करते हैं दो क्रोमेटिड्स जो कि जुड़े हुए होते हैं किससे? सेंट्रोमेयर से। यहाँ पे देखिए आप, सेंट्रोमेयर है, सेंट्रोमेयर से जुड़े हुए हैं ये, इसीलिए और दो क्रोमेटिड्स को ये जोड़ रहे हैं। यहाँ जो सेंट्रोइल्स थे, सेंट्रोइल्स इस तरीके का स्ट्रक्चर था, राउंड स्ट्रक्चर, जो कि मैंने बताया था सेल में होता है। और ये जो है अब मूव कर जाएंगे पोल्स की तरफ। ये देखिए सेंट्रोइल्स जो है ये मूव करने जा रहे हैं, एक यहाँ पे ये आ गए और ये अब ये अपने अपने पोल्स में चले जाएंगे, अपोजिट पोल्स में चले जाएंगे। और ये अभी बना रहे हैं क्या? एस्टर्स। देखिए ये एस्टर्स है इनका, ये एस्टर्स लाइक स्ट्रक्चर, मतलब स्टार्स के जैसे अपेयर होने वाले। एस्टर्स का मतलब स्टार्स होता है, और ये थोड़े थोड़े स्टार्स जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स को बना लेते हैं, जो कि आगे जाकर स्पिंडल फाइबर। जाहिर है कि ये थ्रेड के जैसे दिख रहे हैं, तो ये आगे जाकर क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर। अब यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपियर हो जाएंगे, और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो भी पूरी तरीके से ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे। और ये जब टूटेंगे न्यूक्लियर एनवेलप, तो वो भी मिलकर के आगे बनाएंगे स्पिंडल फाइबर। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे स्पिंडल फाइबर की जरूरत है। तो स्पिंडल फाइबर हमें एस्टर्स से मिल रहे हैं, दूसरे न्यूक्लियर एनवेलप से भी मिल रहे हैं स्पिंडल फाइबर, और ये स्पिंडल फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, जो कि स्पिंडल बना के यहाँ पे रुके रहेंगे आगे के नेक्स्ट फेज का, जब तक इनको कोई कमांड नहीं मिल जाता। और यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं, एक बड़ी अच्छी सी चीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडीज और जो भी ऑर्गेनेल्स है सब यहाँ से हट जाएंगे, ताकि इनको कोई नुकसान ना हो। ये बोलेंगे कि भैया ये तो यहाँ पे इनकी फाइट चल रही है, यहाँ तो क्रोमोसोम ही खुद लड़ रहे हैं आपस में टूटने के लिए, तो अगर हमें चोट लग गई तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर माइटोकॉन्ड्रिया को चोट लग गई तो एटीपी कौन बनाएगा, एनर्जी कहाँ से मिलेगी? अगर लाइसोसोम्स ने चोट लग गया ना, तो लाइसोसोम्स ने तहलका मचा देना है, ब्लास्ट हो जाएगा और सभी को ब्लास्ट कर देगा साथ में। इसलिए इन सबको प्रोटेक्ट करना होता है, और इसलिए प्रोफेज में ये सारे ऑर्गेनेल्स एब्सेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा फेज है मेटाफेज। ये 2 to 10 मिनट्स का ही एक फेज होता है। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल ही एब्सेंट हो जाएंगे। मैंने बताया था कि न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए चले गए हैं, तो अब यहाँ से न्यूक्लियर एनवेलप पूरी तरीके से हट जाएंगे। अब ये जो स्पिंडल फाइबर बने हैं वो अटैच हो जाएंगे क्रोमोसोम से, किसके थ्रू? काइनेटोकोर के थ्रू। काइनेटोकोर है क्या? डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, डिस्क जैसे दिखने वाले ऐसे डिस्क जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि क्रोमोसोम्स को जोड़ेंगे, क्रोमोसोम्स के हैंड्स को इस तरीके से ये जोड़ कर रखेंगे। और क्रोमोसोम्स को कहाँ लेकर आ जाएंगे? स्पिंडल के इक्वेटर के पास, इक्वेटर के पास लेके आएंगे। चलो भैया हम लोग डिवीजन के लिए चल रहे हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कांग्रेशन। अब भैया हमारा क्रोमोसोम तो अच्छा है ना, वो तो काइनेटोकोर जो आया वो इसको बोला कि चलो भैया हम लोग चलते हैं, तो ये इसके साथ चल देगा और इक्वेटर में जाकर इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे। और क्रोमोसोम ये बिल्कुल यहाँ पे कंडेंस्ड होते हैं। तो ये जो फेज होता है ना, ये क्रोमोसोम को बिल्कुल क्लियर देखने के लिए काम होता है। और इसको जब भी हम लोग स्टडी करते, क्रोमोसोम की स्टडी जब भी करनी है, तो आपको कौन से फेज में करनी है? मेटाफेज में करनी है। मेटाफेज में क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर आपको अपीयर होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो सेंट्रोमेयर है क्रोमोसोम का, ये इक्वेटर की तरफ जाके एक प्लेट्स बना लेंगे, ठीक है, जिसे हम लोग मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। इस प्लेट को क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। ये देखिए आपको अभी यहाँ पे दिख रहा होगा मेटाफेज प्लेट, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये है हमारा मेटाफेज प्लेट। और क्रोमोसोम्स देखिए यहाँ पे आकर इक्वेटर पे आकर अरेंज हो चुके हैं। यहाँ पे इनको स्टडी करना बहुत इजी है, इसीलिए इनको हम यहाँ पे इक्वेटर पे रीड करते हैं, मतलब मेटाफेज में स्टडी करते हैं। अब आता है हमारा एनाफेज। ये देखिए एनाफेज है। एनाफेज अब क्या करेगा?
कि इनको खींचकर ये जो सेंट्रोमेयर्स है ना, ये स्प्लिट हो जाएंगे दो में, और ये तोड़ेंगे डॉटर सेल्स को ना सेंट्रोमेयर की तरफ, पोल्स की तरफ लेकर के चले जाएंगे। देखिए ये एक पोल और ये दूसरा पोल, दूसरे पोल्स की तरफ ये पहुंच चुके हैं। इनको खींचकर लेकर के आ जाएंगे और यहाँ पे शॉर्टन होने लगेंगे। स्पिंडल फाइबर शॉर्ट हो रहे हैं, दोनों को खींचकर अलग अलग ला रहे हैं। और क्रोमोसोम्स कैसे आपको वी शेप दिखेंगे। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का अपीयरेंस होगा वो वी शेप का होगा, वी जैसे दिखेंगे इस फेज में। और ये जो टीलो फेज होता है ना, ये लॉन्ग फेज होता है। यहाँ पे क्रोमेटिड्स मूव कर जाते हैं पोल की तरफ। यहाँ देखिए क्रोमेटिड्स बिल्कुल ही पोल पे चले आए हैं। और यहाँ पे क्या होगा, स्पिंडल फाइबर अब टूटने लगेंगे। अब स्पिंडल फाइबर का काम हो चुका है, तो अब क्या, जैसे हम लोग को किसी भी चीज को धागे से बांध कर लाए हैं, अब उनका काम हो गया, तो उस धागे को हम लोग खोलते हैं ना, तोड़ते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे इस धागे का भी काम हो चुका है। तो अब क्या होंगे, ये टूटने लगेंगे, डिसइंटीग्रेट होने लगेंगे, और सेंट्रोइल्स यहाँ पे रेप्लिकेट कर जाएंगे। ये देख रहे हैं आपके दो सेंट्रोइल्स हो गए हैं यहाँ पे। यहाँ देखिए दो सेंट्रोइल्स हो गए हैं। यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोलाई, ये सब वापस से अपीयर होने लगेंगे। देखिए न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियर का एनवेलप वगैरह यहाँ पे वापस से आने लगे हैं। यहाँ पे और भी जो ऑर्गेनेल्स थे, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे वापस से रीअपीयर हो जाएंगे। ये इस फेज को कंसिडर किया जाता है प्रोफेज का रिवर्स। यानी प्रोफेज में क्या हुआ था, न्यूक्लियर एनवेलप टूट रहा था और यहाँ पे न्यूक्लियर एनवेलप बन रहा है। न्यूक्लियाई डिसअपियर हो रहा था, यहाँ पे न्यूक्लियाई रीअपियर हो रहा है। वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बाकी के ऑर्गेनेल्स डिसअपियर हो रहे थे, यहाँ पे वापस से ये रीअपियर हो रहे हैं। और जब ये सब कुछ हो जाएगा, ये देखिए सब कुछ डबल हो गया है ना, ये इसके जो पार्ट्स हैं ये डबल हो चुके हैं, इतने इतने। बस अब इनको क्या करना है, सेल्स को बीचों बीच से डिवाइड कर लेना है। तो ये क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस। तो अब कौन सा प्रोसेस हमारा आ जाएगा, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में कुछ नहीं, बस यहाँ पे से सेल का डिवीजन हो जाएगा थ्रेड फॉर्मेशन करके, और ये बिल्कुल आधे आधे इधर हो जाएंगे और टू डॉटर सेल्स यहाँ से बन जाएंगे, जो कि 2n नंबर में होंगे, यानी डिप्लॉयड होंगे। ये था हमारा माइटोसिस। अब आते हैं मियोसिस के बारे में। मियोसिस किसने बताया, फार्मो एंड मूरे ने, इन द ईयर 1905। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, इसलिए बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा। इसमें जो पहला होता है ना, वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। दो मियोसिस होते हैं, यानी मियोसिस 1 और दूसरा होता है मियोसिस 2। पहले वाले को रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। यहाँ पे अगर 2n लेकर चले थे, तो अब यहाँ से n हो जाएगा, इसीलिए इसे हम लोग रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। ये डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाते हैं। और इसमें दो फेजेस मैंने अभी बताया आपको, मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होते हैं। मियोसिस 1 जो है वो इंटरकाइनेसिस की तरफ लेकर जाएगा, और इंटरकाइनेसिस से मियोसिस 2। यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये मियोसिस हो रहा है, ये क्रोमोसोम्स का डबल होना, और इस तरीके से ये डिवाइड कर गए हैं। जब ये एन एन हैप्लॉइड सेल्स में बन गए हैं, तो अब ये इनका ना क्रॉसिंग ओवर हो चुका है, यानी कि मैटरनल और पैटर्नल कैरेक्टर्स क्रॉस हो चुके हैं। अब ये डिवाइड करना शुरू करेंगे, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है, यानी एन 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 और एन, यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बन के प्रिपेयर हो जाएंगे। ये मियोसिस 1 यानी रिडक्शनल डिवीजन के बारे में थोड़ा डिटेल स्टडी अब हम लोग कर लेते हैं। ये इसको माइटोसिस से बिल्कुल भी कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, ये माइटोसिस नहीं है, ये माइटोसिस से टोटली डिफरेंट होता है। लेकिन इनके भी स्टेप्स को नाम क्या दिया गया है, ये मियोसिस 1 है तो इनके स्टेप्स को प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ओके, अब यहाँ पे प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 यहाँ पे आपको दिख रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रोफेज 1 जो है, इसमें सब स्टेप्स आ जाते हैं। पहला जो है लेप्टोटीन स्टेज, लेप्टोटीन, देन वी हैव जाइगोटीन, देन वी हैव पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो पहला जो स्टेप है लेप्टोटीन, इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं। लेप्टो का मतलब क्या होता है, सिलेंडर, और टीनिया मतलब
बैंड, ये सिलिंड्रिकल बैंड जैसे बनाते हैं, है ना। और नीमा का मतलब होता है थ्रेड, थ्रेड लाइक अपीयरेंस इनका होगा, सिलिंड्रिकल बैंड। यहाँ पे क्रोमोसोम शॉर्टेन हो जाते हैं और थ्रेड लाइक बन जाते हैं। क्रोमोसोम्स जो है शॉर्ट होकर के थ्रेड लाइक बन के रह जाते हैं और ये एक स्ट्रक्चर की तरह दिखते हैं। क्रोमोसोम्स जो होते हैं जैसे तैसे, जरूरी नहीं कि ऐसे 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 ही अरेंज्ड है या ऐसे 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 अरेंज्ड है, ये इरेगुलरली अरेंज्ड रहते हैं और पोलराइज्ड हो जाते हैं सेंट्रोइल्स की तरफ। और कैसा अपीयरेंस होगा इनका, इनका अपीयरेंस, मान लो कि ये सेंट्रोइल्स है तो ये बीड्स को इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से ऐसे ऐसे क्रोमोसोम्स यहाँ पे अरेंज रहते हैं। मतलब देखने में ना ये बिल्कुल ही एक बुके की तरह दिखेगा आपको। बुके अगर आप लोग कभी लेकर गए होंगे किसी के लिए गिफ्ट वगैरह, तो आपने देखा होगा कि बुके कैसा दिखता है, उसी तरीके का इनका भी अपीयरेंस होता है। इनमें पॉलीराइबोसोम्स होते हैं और एंडोवेसिकल्स जो होते हैं, एंडोवेसिकल्स यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी apparatus, देन वी हैव वैक्यूल्स, लाइसोसोम्स, ये बहुत कम होते हैं इनमें। जाइगोटीन स्टेज में आ जाते हैं। जाइगो का मतलब क्या होता है, योक, और टीन मतलब योक, कौन, योक जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, टीन मतलब बैंड, है ना, योक बैंड की तरह ये दिखते हैं। और इनका होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर हो जाते हैं, यहाँ जो क्रोमोसोम्स है वो पेयर अप होने लगेंगे और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर अप होने लगते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, साइनेप्सिस। और ये बाइवेलेंट स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बाइवेलेंट यानी दो स्ट्रक्चर, इस तरीके का अपीयरेंस हो जाता है इनमें, बाइवेलेंट स्ट्रक्चर। यानी इसमें कितने क्रोमोसोम्स हैं, 4 क्रोमोसोम्स हैं। ये आप देखिए इस तरीके से यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स हैं। और यहाँ सेंट्रोमेयर कितने हैं, 2 सेंट्रोमेयर्स होते हैं यहाँ पे। सेंट्रोमेयर्स कितने हैं, 2। और ये बिल्कुल ही क्लियरली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं। यहाँ एक जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है वो पैटर्नल होता है और एक पेयर ऑफ जो क्रोमोसोम होता है वो मैटर्नल होता है। यानी एक मदर के से थ्रू आया होता है और एक पिटर्नल जो होता है वो फादर से आया होता है। बाइवेलेंट जो होते हैं वो शॉर्ट होकर के थिक होके कोइल होना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे 3 तरह की पेयरिंग होती है, कैसे कैसी, पहला है प्रोसेंट्रिक, दूसरा है प्रोटर्मिनल एंड द थर्ड वन इज इंटरमीडिएट पेयरिंग। प्रोसेंट्रिक में क्या होगा, ये मूव्स करेंगे एंड की तरफ, एंड की तरफ मूव कर जाएंगे, प्रो यानी सेंटर से एंड की तरफ ये जाने लगेंगे। और प्रो टर्मिनल क्या है, ये मूव करेंगे एंड से एंड की तरफ, एंड है वहीं से वहीं एंड की तरफ ही ये मूव कर रहे हैं। इंटरमीडिएट क्या, इनका कोई भी पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं है कि सेंटर से बाहर की तरफ या बाहर से बाहर की तरफ, ये कहीं भी किधर भी रैंडमली मूव कर जाते हैं, इनकी पेयरिंग हो जाती है रैंडमली। थर्ड हमारा है पैकेटिन स्टेज। पैकी का मतलब क्या होता है, थिक। और लॉन्गेस्ट सब स्टेज है ये प्रोफेज 1 का, प्रोफेज 1 का लॉन्गेस्ट सब स्टेज है, दैट इज पैकेटिन। ओके, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल बिटवीन द क्रोमोसोम पेयर, इसमें रिकॉम्बिनेशन हो जाता है, क्रोमोसोम का रिकॉम्बिनेशन यहाँ पे आपका हो जा रहा है। ये स्टार्ट हो जाएगा साइनोप्टिन्यूमल कॉम्प्लेक्स के साथ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साइनेप्सिस हो रहे थे और 2 क्रोमोसोम्स पेयर आ रहे थे, एक मैटरनल एक पैटर्नल आ रहे थे, और यहाँ पे साइनेप्टिन्यूमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और इसका अब ब्रेकडाउन भी होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके जब एंड में हम लोग मूव करेंगे इस स्टेज के तो इनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो चुका है और अब ये क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट होने वाला है, क्रॉसिंग ओवर होने वाले हैं, यानी मैटरनल कैरेक्टर और पैटर्नल कैरेक्टर मिक्स होकर के जो डॉटर सेल्स हैं उनमें आने वाले हैं। और ये अब बाईवेलेंट से बना लेंगे टेट्राड। क्या बना लेंगे, टेट्राड, यानी 4 क्रोमोसोम्स यहाँ पे आपके आ जाएंगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक्सचेंज हो चुके हैं, एक यहाँ पे सिस्टर वाले और एक नॉन सिस्टर वाले आ गए हैं और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, क्रॉसिंग ओवर। एक सिस्टर और एक नॉन सिस्टर वाले आकर मिल गए, यानी इसे हम लोग कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इसमें एक एंजाइम का रिक्वायरमेंट होता है जिसे हम लोग कहते हैं रिकॉम्बिनेज एंजाइम। फोर्थ स्टेज हेयर इज डिप्लोटीन। यहाँ पे साइनोप्टिन्यूमल कॉम्प्लेक्स जो स्टार्ट हुआ था वो अब डिसॉल्व होने लगेंगे, वो टूटने लगेंगे और यहाँ पे क्या बनेगा, क्याज्मा बनता है। क्याज्मा क्या है,
जब क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाएगा तो उसको फिर वो सेपरेट कराने लगते हैं, क्रॉसिंग ओवर को, यानी क्रोमोसोम्स को सेपरेट करा रहे हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिसजंक्शन। डिसजंक्शन, ओके। क्याज्मा जो बने हैं वो क्रोमोसोम को रिपेल कर देते हैं और उनका एक एक्स शेप स्ट्रक्चर बना देते हैं, एक शेप बना देते हैं इनको रिपेल करके, क्योंकि जो इनका जो एक जैसा जो है ना, जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है वो एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, तो ये एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और ये क्याज्माटा जो होते हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम के थ्रू। अब ये जो है इंटरस्टिशियल में इसका काम होता है। अब ये हम देखिए डायाकाइनेसिस यानी फिफ्थ स्टेज को देखने वाले हैं। यहाँ पे क्या होगा, क्याज्माटा जो बना था उसका टर्मिनलाइजेशन होगा, यानी क्याज्माटा अब हटने लगेगा, ये शिफ्ट कर जाएगा एंड की तरफ। क्याज्माटा जो बना था वो एंड की तरफ जाने लगेगा। क्रोमोसोम कंडेंस हो जाएंगे, जो टेट्राड थे वो वापस से बायवेलेंट बन जाएंगे। यहाँ होमोलोगस क्रोमोसोम जो होंगे वो कांटेक्ट में आ जाएंगे क्याज्मा के। यहाँ की न्यूक्लियोलस जो थे डिसअपियर हो जाने हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरीके से टूट जाएंगे, क्योंकि क्रोमोसोम्स डबल हो चुके हैं, इनका जो क्रॉसिंग ओवर होना था वो हो चुका है, अब इनको बाहर निकलना है और रेप्लिकेट करना है। अब यहाँ पे आता है नेक्स्ट फेज, जो कि प्रोफेज 1 के बाद था मेटाफेज 1। इसमें क्या होते हैं, बाइवेलेंट्स जो थे वो अरेंज होकर के इक्वेटर की तरफ चले जाते हैं सेंट्रोमेर के थ्रू, ये चले गए इक्वेटर के पास। एनाफेज में क्या होगा, स्पिंडल फाइबर पुल्स होमोलोगस क्रोमोसोम टुवर्ड्स द पोल ऑफ द स्पिंडल। स्पाइंडल फाइबर जो है इनको पुल करके ले आएंगे टुवर्ड्स द पोल, और ये दो हैप्लॉइड सेल्स यहाँ पे बना लेंगे ईच। देखिए यहाँ पे हैप्लॉइड सेल्स बनकर रेडी हैं, और यहाँ पे क्या होगा, होमोलोगस क्रोमोसोम अपोजिट पोल्स में चले आए हैं, यहाँ से इंटरकाइनेसिस जो होना था वो इनका हो जाएगा। अब स्टार्ट होगा हमारा मियोसिस 2। सम मूव फ्रॉम मियोसिस 1 टू इंटरफेज, कुछ इंटरफेज में जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो डायरेक्टली मूव कर जाते हैं मियोसिस 2 में। जैसे प्लांट सेल्स वाले जो हैं वो इंटरफेज में नहीं जाते हैं और डायरेक्टली वो मियोसिस 2 में चले जाते हैं। ये होमोसाइक्लिक है और इसे हम लोग इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2n क्रोमोसोम्स था ना वो ऑलरेडी n हो चुका है, यानी हैप्लॉइड हो चुका है। अब इनको क्या करना है, सिंपली डिवाइड करना है, यानी 4 डॉटर सेल्स यहाँ पे बनकर रेडी हो जाएंगे। ये माइटोसिस के सिमिलर होता है, जैसा कि माइटोसिस में हमने डिस्कस किया था कि प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। तो यहाँ पे प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। तो यहाँ पे न्यूक्लियोलाई या न्यूक्लियर एनवेलप जो होते हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। यहाँ पे क्रोमेटिड्स जो है शॉर्टन हो जाएंगे, थिकन हो जाएंगे, और सेंट्रोइल्स अगर मूव होंगे तो वो पोल्स की तरफ चले जाएंगे। यहाँ पे स्पिंडल अपेयर हो जाएगा और अरेंज कर लेगा परपेंडिकुलर टू स्पिंडल ऑफ मियोसिस 1। यहाँ पे प्रोफेज 2 जो है एब्सेंट हो सकता है अगर इंटरफेज एब्सेंट है। यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग मेटाफेज 2 में। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स है वो अरेंज कर लेते हैं इक्वेटर के पास, है ना, स्पिंडल के इक्वेटर के पास, जैसे कि उसमें हो रहा था, इक्वेटर में ये अरेंज कर लेते हैं खुद को, और एक रो में अरेंज करके स्पिंडल फाइबर यहाँ पे काइनेटोकोर डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं सॉरी। फिर आ जाता है हमारा एनाफेज। एनाफेज जो है सेंट्रोमेर्स डिवाइड कर जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाते हैं सॉरी। 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स यहाँ पे आपके बन चुके हैं। और टीलोफेज 1 में क्या होगा, ये माइटोसिस की तरह ही 4 डॉटर सेल्स यहाँ पे बनकर रेडी हो जाते हैं। क्रोमोसोम लेनदेन होते हैं और इनडिस्टिंक्ट हो जाते हैं। ये स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से वापस से चले जाएंगे, इनकी जरूरत है नहीं, तो ये अब डिसअपेयर होने लगेंगे और सेंट्रोइल्स जो हैं वो रेप्लिकेट कर जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, मियोसिस में
4 डॉटर सेल्स बनेंगे। यहाँ पे डॉटर सेल्स जो होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, यानी कॉपी होते हैं एक दूसरे के। यहाँ पे डॉटर सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी एन बनाते हैं। यहाँ न्यूक्लियोलस और साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन किए जाते हैं। यहाँ न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो मेंटेन्ड नहीं रहते हैं। ये ग्रोथ में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सोमेटिक सेल्स में पाए जाएंगे। ये सेक्स सेल्स यानी जर्म सेल्स में पाए जाते हैं और ये रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सेल रिपेयर का भी काम करेंगे। ये कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम नंबर इन स्पीसीज। स्पीसीज में क्रोमोसोम नंबर, यानी कि मैन में अगर 46 है तो इस 46 को ये कंजर्व करके रखेंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे मदर से 46 और फादर से 46 आ रहा है तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 92 क्रोमोसोम्स, ऐसा नहीं होता है। ये 46 को मेंटेन करते हैं मियोसिस। ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं और ये वेरिएबिलिटी लाते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कराते हैं मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम से। ये देखिए इस फिगर में आपको बिल्कुल ही क्लियर हो रहा होगा कि ये कैसे कराते हैं। ये देखिए प्रोफेज 1, यहाँ पे आप देख रहे हैं किस तरीके से क्रोमोसोम में ये रेप्लिकेशन हो रहा है। ये देखिए यहाँ एनाफेज में जब हम लोग आ गए तो होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट भी हो गए और इसने थोड़ा मैटरनल और इसने थोड़ा पैटर्नल कैरेक्टर ले लिया। अब ये लोग अलग हो जाएंगे, अलग होकर के सिस्टर क्रोमैटिड्स यहाँ पे बिल्कुल ही सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा यही कंप्लीट होता है। होप कि आपको सेल साइकिल और सेल डिवीजन बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गया हो। अगर समझ में आ गया हो तो हिट द लाइक बटन, बेल आइकन भी जरूर दबाएं, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इसके शॉर्ट्स में अपलोड करती रहूंगी जिसे आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।